हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम वेक्टर एनालिसिस में की स्टडी कर रहे हैं। और हमने इसमें अपने लास्ट लेक्चर में वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है 1D और 2D में। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। अब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं और न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का सेशन जो है उसे प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें, फिर हम आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको किसके कंपोनेंट के टर्म्स से हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इज़ दैट क्लियर? तो मान लेते हैं क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने बात की, हमारे क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई इशू है नहीं, क्लियर है। ये हमने ऐसे मान लिया है, ये हमारा x y -x और -y, इतना हमने क्या कर लिया, ऐसे मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम इस तरीके से देखेंगे कि ये जो है हमारा वेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2। कितना मैग्नीट्यूड है भाई अपना? 10√2 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो है ये कितना है, 45 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मान लो ये वेक्टर ए है, यदि मान लो ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10√2 है। 10√2 है, कुछ भी हो सकता है, मीटर लगा लो, किलोमीटर लगा लो, न्यूटन लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात नहीं करते। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10√2 है। तो हमें क्या करना है, इसे वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, आई कैप प्लस क्वेश्चन मार्क ऑफ जे कैप। इज़ दैट क्लियर? हमारा मेन काम ये है। तो हमको क्या, ए एक्स और ए वाई निकालना, मतलब कि इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमारा x कंपोनेंट निकल जाएगा और वो कितना होगा भाई, हमारा a cos 45, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से हमारा y कंपोनेंट निकलेगा और वो कितना होगा, a sin 45। समझ पा रहे हैं ना आप इतना? तो यहाँ से ax जो होगा मेरा, ax उसे मैं लिखूँगा a cos 45 डिग्री, मतलब कि a की वैल्यू कितनी है, 10√2 और 45 कितना होता है, 1/√2, कैंसिल। सो दैट मीन्स योर 10 कितना आ गया मेरा, ax = 10 आ गया। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ ay = a sin 45 डिग्री। a कितना है, 10√2 और sin 45 भी कितना होता है हमारा, 1/√2। यू कैन अंडरस्टैंड? तो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, सो दैट विल बी अगेन 10। इज़ दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका ay भी आ गया। तो आपको जब इस वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिखेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इस एक्सिस में है, किस में है, हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास यदि मैं आपको अब वैल्यू रख के बताऊँ तो ax की वैल्यू कैसी होगी, +10, और ay की वैल्यू भी कैसी होगी मेरी, +10। तो जो मेरा वेक्टर a होगा वो होगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इज़ दैट क्लियर? बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो आप, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। डन, ये हमारा पहला होगा क्वेश्चन। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, पर हम डिफरेंट सिचुएशन में लेके करेंगे क्वेश्चन। तो क्या है हमारे पास अगला, यही हमारा कोऑर्डिनेट है, ऐसा कुछ, ठीक है ना, टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम आपको समझ में आ गया, x -x y -y, ठीक है। तो ये वो हमारा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, दिया हुआ है, ऐसा कुछ है हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन। समझ पा रहे ना आप? इतना है, थोड़ा सा और इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं एंगल थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 है और ये जो एंगल बना रहा है हमारा कितना है, 37 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो मेरे को इसे भी किस में मान लेते हैं, अगर ये वेक्टर कौन सा है, b है, ये मेरा वेक्टर b है, तो मेरे को वेक्टर b को एक्सप्लेन करना है आई कैप और किस में, जे कैप में, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है। तो भाई क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वही कंसेप्ट अपनाएंगे अपने कंपोनेंट वाला। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसे हम कॉस ले लेंगे, तो कितना आएगा, b cos 37, और इसे हम क्या बोलेंगे, b sin 37, ठीक है ना, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो हमारा a, मतलब कि इस तरीके से हम बात करें, हम x एक्सिस में मान लेते हैं, b x में कितना होगा, b cos 37। तो b कितना है भाई अपना, 10 है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, b कितना है, 10 है। और cos 37 कितना होता है, 4/5, कितना होगा, cos 37 4/5। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8। कितना होगा आपका आंसर, 8। इज़ दैट क्लियर, bx। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बी वाई निकालना चाहूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करूँ मैं आपसे, बी वाई की बात करूँ, तो बी वाई कितना होगा, b sin 37,
बी साइन 37, मतलब कि 10 ऑफ कितना होगा 37, इसकी होती है हमारी 3/4 मतलब कि 6। अब यहाँ पर देखिए ये बी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट है और बी वाई मतलब वाई कंपोनेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें तीनों कैसे होते हैं आपके, सॉरी दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वेक्टर बी की वो कितनी होगी, माइनस एक्स कितना है भाई 8 आई कैप और माइनस कितना हो जाएगा 6 जे कैप। इज दैट क्लियर? मतलब आप कंपोनेंट को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप इसे समझा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक तरीका ये हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका, तीसरा क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हैं बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम है हर तरीके के पैटर्न को समझना, क्वेश्चन करना आपका काम है। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास प्रॉब्लम्स, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके पास क्या हो सकती हैं, क्वेश्चंस में आ सकती हैं, वी विल हैव टू डील विद देम। इज दैट क्लियर? तो अगेन हम इस पर मूव करेंगे। कहाँ? थर्ड वाला पैटर्न जो है हमारे पास ऐसा है। ठीक है, कुछ भी हम अपने हिसाब से यहाँ लिख देते हैं। अब भाई इसका जो ये जो है हमारे पास ऐसा कुछ बना देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है। तो ये वाला एंगल आपको दिया गया है, ये मान लेते हैं ये एंगल कितना है तुम्हारे पास 300 डिग्री का है। कितने एंगल है? 300 डिग्री दिया हुआ है। पर आपको पता है कि इसमें सिर्फ कौन सा एक्यूट एंगल लगता है। तो ये तो भाई एक्यूट एंगल है नहीं, ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया। तो आपको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? ये वाला एंगल। ठीक है ना? और ये एंगल कितना होगा, मान लेते हैं थीटा, तो कितना होगा 360 माइनस 300 बोले तो कितना होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्चुअल में वो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, पर किसी भी तरीके से अगर दिया हो तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो भी वैल्यू है मान लेते हैं सी वेक्टर की, ये सी वेक्टर को शो कर रहा है ये, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सी का 4 है। तो इसे मैं बोलूँगा सी कॉस 60 डिग्री और इसे मैं बोलूँगा सी साइन 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो भाई मैं सी एक्स ले लेता हूँ, सी वाई ले लेता हूँ। सी एक्स कितना हो जाएगा, ये वाला होगा, तो कितना होगा 4 कॉस 60 कॉस 60। तो भाई कितना होगा 4 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 मतलब कि 2। तो इस डायरेक्शन में कितने की वैल्यू होगी मेरी, 2 की होगी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें यूनिट अगर होगी तो न्यूटन होगी, तो न्यूटन पुट करना, मीटर होगी मीटर, वटेवर जो इस टाइप की भी क्वांटिटी होगी आप उसे पुट कर देना, कोई इशू है नहीं इसमें। और अगर मैं मान लेता हूँ सी वाई की बात करूँ तो सी वाई कितना होगा, सी साइन 60। तो सी कितना है 4 और साइन 60 बोले तो √3/2 मतलब कि 2√3। कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y कैसी होगी, नेगेटिव। तो आपका जो c का जो कंसेप्ट होगा वो कितना होगा आपका, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है इसे हम कह सकते हैं x कितना है, x निकला हमारा 2, तो 2 i कैप माइनस ये भाई नेगेटिव होगा y कितना होगा, -2√3 ऑफ j कैप। इज दैट क्लियर? दैट इज आवर आंसर। मेरे ख्याल से आपको फीलिंग आ गई होगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। मुद्दा ये है। अब नेक्स्ट सिचुएशन जो है इसी तरीके से, देखिए ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, हम इसको अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखें ज़रा, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ कि भाई कोई वेक्टर a है, उसकी वैल्यू कितनी है, मैं आपसे बोलता हूँ भाई कि 10 i कैप और +10 j कैप है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ इसके आपको क्या करना है, x एक्सेस के साथ एंगल निकालना है। क्या निकालना है, x एक्सेस के साथ एंगल। आपको निकालना है कौन सा, साइन थीटा निकालना है, आपको कॉस थीटा की टर्म्स में निकालना है और किसकी, टेन थीटा की टर्म्स में निकालना है। तो आप इनको निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ देर बाद आपको ये निकालना सिखाता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, मैं क्या बोलूँगा, आप अच्छे से बढ़िया इसको सॉल्व कीजिए, समझिए। निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आखिरी तक तो मैं आपको इसे समझा ही दूँगा। इससे पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। Now our next portion is to determining the resultant using component method. Is that clear? तो हम हेडिंग डाल सकते हैं अपना finding the resultant using component method। समझे आप, component method। अब यहाँ समझिए, अब हमें क्या करना है, इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो देखिए ये तो कैलकुलेटिव वे में मैं बहुत आसानी से आपको समझा सकता हूँ,
पर ऐसा है नहीं हमारे पास कि हमें क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझना है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीका भी यूज़ नहीं करना, बस एक आइडिया लेना है। सोचिए ज़रा, इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसा है। एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा। इसे 10 न्यूटन के फोर्स से इस तरफ खींचा जाता है, तो ऑब्जेक्ट बिना किसी नाटक किए, बिना किसी नौटंकी के इस तरफ चला जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अगर ये मूवेबल है तो मूवेबल है। अब अगर मान लीजिए मैं इस तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो अब ऑब्जेक्ट इस तरफ 10 न्यूटन से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 10-4 यानी 6 न्यूटन से इस तरफ मूव करेगा। समझ पा रहे हैं ना आप? ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हो 6 न्यूटन। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए इसमें कि ये भी 10 न्यूटन है, तो ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पर लगने वाला जो फोर्स है वो नेट कितना हो जाएगा, 0 है। अलग अलग डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है, पर ये मूव नहीं कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। अगर इसमें इस तरफ फोर्स लगा दिया जाए 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा दिया जाए, तो आपको पता है ये कुछ समय बाद, ठीक है ना, कुछ समय बाद मतलब तुरंत कह सकते हैं कि इस तरफ 3 न्यूटन के फोर्स से क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही वो यहाँ कहीं पहुँचेगा तो फिर ये भी उसमें एक्सर्ट करने लगेंगे, वो सिचुएशन अलग है। ये क्या करेगा, आपको 3 न्यूटन की ऊपर तरफ मोशन करने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर भी अगर मान लो मैं कितना 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ, तो अब ऑब्जेक्ट इस तरफ कितने 1 न्यूटन के इफेक्ट से मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। समझ पा रहे हैं ना आप अच्छे तरीके से? तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। पर सोचो ज़रा, अगर ये फोर्स जो है कितना 10 ना होकर के अगर मान लो 15 न्यूटन हो जाए, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ कितना 5 न्यूटन से फोर्स से अप्लाई करेगा, और वो 5 न्यूटन के हिसाब से इस तरफ मोशन करने की कोशिश करेगा, और 1 न्यूटन यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ना यहाँ मोशन करेगा ना यहाँ, इसके बीच में कहीं ऐसा तरीके से क्या करने लगेगा, फोर्स मतलब जो भी होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स से क्या करेगा, मोशन करेगा। समझ पा रहे ना आप? मतलब कि सारे के सारे कंसेप्ट को एक साथ देखना है, आपको विजुअलाइज करना है कि कौन से सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्सट्रैक्ट होंगे। उसके बाद जो नेट सिचुएशन बनेगी, उस नेट सिचुएशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, रिजल्टेंट को फाइंड करना है। जैसे इन सब पूरी कैलकुलेशन के बाद, पूरी पंचायत के बाद हमें आखिर में पता चला कि ऑब्जेक्ट कहाँ इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इन सब कंडीशन को लगाने के बाद। तो यही जो मेथड है हमारी, ये कौन सी मेथड है हमारी, फाइंडिंग द रिजल्टेंट यूजिंग कंपोनेंट मेथड। ठीक है, अब इस तरीके की पोर्शन को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए ज़रा एनालिसिस कैसा, एकदम सिंपल सा एनालिसिस है। देखिए क्या होगा, आपके पास मान लेते हैं आर एक्स, मतलब एक्स एक्सिस का जो रिजल्टेंट है, ए एक्स एंड बी एक्स का एडिशन, ठीक है। आर वाई जो होगा वो कितना होगा भाई, बी ए वाई एंड बी वाई का एडिशन, ये समझेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। और कौन सा होगा, अगर आर जेड है तो हम इसे कहेंगे ए जेड एंड बी जेड का एडिशन, समझे, बी जेड का एडिशन। इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये कैसे हो, देखो ये सारी चीज़ जो है हमारा कंसेप्ट है, पर इसे हम समझेंगे किससे, किसके थ्रू समझेंगे, हम इसे बहुत आसानी से समझेंगे भाई, एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एक वेक्टर है नॉर्मल सा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है, क्लियर। ये इसकी वैल्यू जो है मेरी, मैं मान लेता हूँ ये आर है। ये कितनी वैल्यू है इसकी, आर। और पहले से ही इस पर ध्यान रखना, एक जो है वो आर यहाँ भी काम कर रहा है और आर यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर आर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। यू विल हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ आई एंड जे। समझ में आना, आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। और भाई यहाँ पर मैं आपको एंगल दे देता हूँ, एंगल की वैल्यू कितनी है, 45 है।
समझे आपने, बहुत अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ध्यान देना, तो इधर पे आर तो है लेकिन आर नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पर होगा, समझ पा रहे ना आप। रिजल्टेंट तो है लेकिन इसके बाद भी यहाँ वाई एक्सेस में आर और एक्स एक्सेस में भी क्या हो रहे हैं, आपके आर लग रहे हैं। आपको इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आपको, तो ये है मान लो आपका ए एक्स, ये है मान लो कि आपका ए एक्स, समझ में आ गया ना। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा कंपोनेंट के बाद, मान लेते हैं इसके जो कंपोनेंट जब मैं करूँगा तो उसका कंपोनेंट वो निकलेगा, वो कितना हो गया मान लो बी एक्स। समझे आप क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही ये कितना है मान लेते हैं, मैं इसे बोल देता हूँ ए वाई। तो इसका जब कंपोनेंट में निकालूंगा वाई एक्सिस में, तो मान लेता हूँ वो कितना है बी वाई। समझेंगे। अब हमको बस वही बी एक्स और बी वाई क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बी एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आर cos 45, मैंने बताया ना जिसके साथ एंगल बनेगा वो cos होगा और जिसके साथ नहीं बनेगा ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, r sin 45। कोई इशू नहीं। तो मैं इसे निकालना चाहूँ जैसे यहाँ, तो ए कितना होगा भाई मेरा बी एक्स होगा r और इंटू 45 बोले तो 1/√2, तो ये हो जाएगा r/√2। ऐसे ही कितना होगा भाई मेरा बी वाई जो होगा वो कितना होगा, बी वाई मेरा होगा r/√2। कोई इशू नहीं, नॉर्मल तरीके से निकल के आ गया। तो मेरा जो आर नेट जो होगा, ये आर नेट जो होगा एक्चुअल में यदि मैं बोलूँ तो वो कितना होगा, आर रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आर एक्स आई कैप, चलो मैं इतना मान लेता हूँ, आर एक्स आई कैप, फिर कितना होगा भाई प्लस आर वाई जे कैप। डायरेक्शन लगानी, वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो आर एक्स कितना होगा, आर एक्स कितना होगा भाई, इसका और इसका एडिशन, मतलब कितना होगा ए एक्स प्लस बी एक्स ऑफ आई कैप, और इधर कितना होगा भाई ए वाई प्लस हाँ ए वाई प्लस बी वाई ऑफ जे कैप, ये मेरा होगा। तो यहाँ पर मैं जब फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूँगा इसके नीचे, तो मेरा रिजल्टेंट जो आर है वो कितना होगा, समझिएगा, आर प्लस r/√2 ऑफ आई कैप प्लस r/√2 ऑफ जे कैप। समझे आप। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ, दैट इज रिजल्ट है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने को मैं आपसे बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका समझ में आया ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसे मैं निकाल सकता हूँ r/r इज इक्वल टू r/r। समझे आपने क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, इसका स्क्वायर करोगे आप, इसका r प्लस r/√2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, r प्लस r/√2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना होगा, 2, देखिएगा r प्लस कितना होगा भाई r/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, इससे r प्लस r/√2 ऑफ √2 निकालोगे ना, ये बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो r कितना हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो r√2 और प्लस r, क्योंकि इसका √2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ योर उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा जेन्युइनली करने का, पर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आपको ये और ये ऐड करना है, ये और ये ऐड करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे ना आप। यहीं से आप आंसर लिख सकते हो, ए एक्स बी एक्स की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। समझे आपने क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, आपके पास एक कोई लाइन है, इसमें ये इस तरीके से एक्सिस बनाया गया है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है हमारी 2 और एंगल कितना दिया गया है, ये 30 डिग्री एंगल आपको दिया गया है। यहाँ पर से एक और वेक्टर को ड्रॉ किया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 है और एंगल कितना दिया गया है आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से एक को नीचे की तरफ वैल्यू आई है और वो कितनी है 3 है। अब ये इसको आप कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं, फोर्स मान लें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी मानना चाहें सब सेम है एक्चुअल में, आप बात कर सकते हैं। रिजल्टेंट निकालना है मेरे को क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसे कैसे करना है। हमें सबसे पहले मालूम है, एक बात ध्यान रखना कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज
अलाउड, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। समझे क्या? मैं बता चुका हूँ आपको, बस इसको क्या करना है, हमें शिफ्ट करना और सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई काम आपको यहाँ पर करना नहीं, कोई मेहनत नहीं करना है आपको। तो यहाँ देखो बहुत आसानी से कर सकते हो आप इसे, बहुत आसानी से, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, नॉर्मल सी लाइन हो गई। ठीक है, इसके बारे में देखो ज़रा, ये लाइन हमारी नॉर्मल रहने दो। क्लियर? तो ये वेक्टर नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर इसे फिक्स कर दूँ ऐसा। समझे आपने? इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये 4 है और कितना बना रहा है भाई, 60 डिग्री बना रहा है, कोई इशू नहीं है। अब ये देखो, ये 3 वाला जो है, तो भाई इसी में मैं नाम दे देता हूँ, ये 3 इस तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है 3 काम। चलो, और मेरे ख्याल से इसमें आपको और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं ब्रेक करूँगा, इसको मैं ब्रेक करूँगा। ठीक है, तो समझिएगा, इस डायरेक्शन में ये कितना होगा, 2 cos 30। ठीक है ना, इसके साथ एंगल बना रहा है भाई, तो वो cos ही देगा। और इसका इस डायरेक्शन में कितना होगा, 2 sin 30। समझे आप क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 2 sin 30, नंबर 1। अब इसके बारे में सोचोगे तो ये इस डायरेक्शन में ये कितना देगा, 4 cos 60, और इस डायरेक्शन में ये देगा 4 sin 60, 4 sin 60। आप समझ पा रहे हैं ना आप ये? अब बस आपको इनको कैलकुलेट करना है और इन्हें पुट करना है। तो ध्यान दीजिए, इसकी बात मैं करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, sin 60 कितनी होती है आपकी, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बनेगा मेरा 2√3। समझे आप बहुत अच्छे से? इसे sin 1/2, मतलब sin 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझे आप? इसकी वैल्यू कितनी है, cos 1/2 की cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इधर इसकी वैल्यू कितनी दे देगा, ये पूरी वैल्यू मेरे को देगा 2। कितनी वैल्यू देगा ये, 2। यहाँ पर cos 30 कितना होता है मेरा, cos 30 जो है वो होगा मेरा कितना, √3/2। तो √3/2 से √3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, √3/2 से मैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इस तरीके से इसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब आप देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए मैं Rx निकालना चाहूँगा। ठीक है, तो Rx क्या है, x डायरेक्शन कंपोनेंट 1 + 2, कितना आएगा, 1 + 2 = कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत नहीं, Ry निकाले, Ry देखें नीचे क्या काम कर रहा है, 3 प्लस कितना है भाई, √3, और ये -2√3 ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो कितना आएगा भाई अपना ये, 3 - √3, ये आपका हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, R = Rx of i कैप प्लस Ry of j कैप। समझ पे आ रहा है ना? एक्चुअल में यही होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए आप, ये नेट कहाँ काम कर रहा है, y नीचे की तरफ काम कर रहा है नेट हमारा। ठीक है, तो y नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पर x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y कैसा होगा, नेगेटिव। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका कितना आएगा, 3i कैप माइनस कितना आएगा भाई अपना, 3 - √3 ऑफ j कैप। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। इज दैट क्लियर? यू कैन नोट इट। इसके बाद हम क्या बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नोट करिए। नाउ जस्ट सी, आपके पास क्या है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ज़रा ध्यान देना। आपके पास क्या है, 2 वेक्टर हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B। समझ में आ गया? इनका जो रिजल्टेंट है अलोंग y एक्सिस, इनका रिजल्टेंट क्या है, अलोंग y एक्सिस। समझ में आ गया? और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कौन सा, A एंड B इस कितना है, 4 है। समझ में आ गया ना? A और B का जो मैग्नीट्यूड है वो, इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, 4 है। तो हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हमें फाइंड करना है। समझ पाए ना आपको? कोई क्वेश्चन में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको समझना है। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, समझिएगा। ठीक है, ये जो है डायग्राम में आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये आपका क्या है, P है, ये क्या है, P नहीं, माफ़ करना, क्या है, A है, और ये आपका क्या है, B है। समझे आपने? तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है,
रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। समझ में आया ना, रिजल्टेंट इनका 4 है इसका मैग्नीट्यूड। और ये दोनों जो हैं भाई कितना 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। समझे। तो अब हमको क्या करना है, निकालना है, किस चीज़ को निकालेंगे हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसके ए के और बी के मैग्नीट्यूड को निकालना है। ये वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो बी है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कितना है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, देखो एंगल इसके साथ बन रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए cos 30। तो कितनी आएगी वैल्यू भाई यहाँ पर, इसकी अगर मैं बात बोलूँ इस एक्सिस में, तो ए cos 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आंसर होगा √3/2a। समझे आपने, इसका डायरेक्शन मतलब इसका इस डायरेक्शन में ये होगा, और इसकी इस डायरेक्शन में यदि बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, a sin 30। समझे आपने, तो कितना आ जाएगा, a sin 30 हो तो 1/2, तो 1/2a, मतलब कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर, a/2। समझे आपने, इतना पहले हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया a के लिए। ऐसे b के लिए यहाँ 30 है, तो इधर पे क्या देगा, b cos 30, मतलब कि कितना आ जाएगा, √3/2 ऑफ b। समझ में आ गया। यहाँ पर कितना आएगा भाई हमारा, ab sin 30। इज़ दैट क्लियर, क्योंकि एंगल नहीं बन रहा है। तो इधर पे कितना आएगा, sin 30 होता है कितना हमारा, 1/2, तो b/2। इज़ दैट क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, मेन कंसेप्ट आ गया। ठीक है। तो अब मैं इसको रिजल्टेंट के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे को रिजल्टेंट कितना आएगा, r = x का और y का। तो भाई यहाँ पर देखो ज़रा, इसमें बात करूँ मैं तो कितना आएगा, ये √3/2a माइनस कितना होगा मेरा, b/2 ऑफ i कैप। समझे आपने, ये आ गया। और इसको कितना लिखेंगे, ध्यान रखना है, इसको मैं लिखूँगा प्लस, देखिएगा इस डायरेक्शन में कितना है, √3/2 ऑफ b माइनस कितना हो जाएगा, a/2। समझे आप, a/2 ऑफ j कैप। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे अगर चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, ये इसे लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, r को मैं लिख सकता हूँ rx ऑफ i कैप प्लस ry ऑफ j कैप। समझे आपने। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो अलोंग y एक्सिस पर है, अलोंग कहाँ पर है, y एक्सिस पर। तो x एक्सिस में इसका रिजल्टेंट है ही नहीं, तो जो rx जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के। तो मैं यहाँ इसे ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि rx पर तो रिजल्टेंट काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ √3/2a माइनस b/2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ √3a/2 इज इक्वल टू b/2 ट्रांसफर करके 2 से 2 कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल टू कितना होगा भाई, √3a। एक सिचुएशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से। पर ये भी कहता है कि जो रिजल्टेंट जो है कहाँ, y एक्सिस में काम कर रहा है, तो y एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना, 4 है। तो ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा 4 के बराबर हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। सो यू कैन पुट देयर, कितना रखेंगे आप, √3/2 ऑफ b माइनस a/2 इज इक्वल टू 4। समझे आप मैं क्या बोला चाहता हूँ, आप यहाँ से, तो भाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, √3 ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 8। समझे आप क्या हो गया। तो इस इक्वेशन से मैं b की वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, √3, b की वैल्यू कितनी है मेरी, √3a माइनस a इज इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा, 3a माइनस a इज इक्वल टू 8। समझे आपने, √3, तो कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 4√3। दैट इज आवर आंसर। समझ में आ गया, a और b का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। यू कैन चेक इट, पुट इट एंड वेरीफाई इट इफ़ यू वांट। तो आपका क्या हो गया, ये कंप्लीटेड। ठीक है ना, इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम
एक ऐसे कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, 2D मोशन पढ़ेंगे, 1D मोशन पढ़ेंगे। आप अभी देखना ध्यान से। तो उस समय क्या होगा, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई होगी अपने कंपोनेंट के फॉर्म में। तो उस कंपोनेंट के फॉर्म से आपको एंगल भी डिटरमाइन करना पड़ सकता है और रिजल्टेंट भी डिटरमाइन करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट जो है, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना भाई हमको, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, ठीक है ना, यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। मेरे भाई सभी लोग अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इसके और बहुत स्टैंडर्ड के और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से क्या करना है। जस्ट थिंक दैट इफ यू हैव गिवन अ वेक्टर ए विच इज़ लाइक ए एक्स ऑफ आई कैप प्लस ए वाई ऑफ जे कैप, 2D में, 3D के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 2D में हमारे पास ऐसा है, 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है ना, ए एक्स और ए वाई। ऐसा नहीं कि एक्स वाई हो, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, ठीक है ना, जेड एक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हम एक्स वाई लेकर के चलते हैं, बहुत आसान हमको पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकालना, इसके मैग्नीट्यूड निकालना हमने कल सीखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ कितना होता है ये लास्ट लेक्चर में ए बोल सकते हैं हम इसे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर निकाल सकते हो, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड। ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कर सकते हो। बात ख़त्म। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई, ये हमारा माइनस एक्स और ये हमारा माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इसको बनाना है तो देखिए ज़रा, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, वेक्टर ए। ये सिचुएशन है हमारी ए एक्स की और ये सिचुएशन है हमारी ए वाई की। समझ पा रहे हैं ना आपको, ये किसकी है, ए वाई की। और ये कोई एंगल है थीटा। इस थीटा को हमको क्या करना है, निकालना है। पहले तो हमने रिजल्टेंट निकालना सीख लिया, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए तो होगा ही होगा। अगर मैं बात करूँ तो ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, समान सा कंसेप्ट था और हमने इसे डिटरमाइन कर लिया। अब रही बात एंगल निकालने की। देखिए, एंगल निकालना एकदम बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, पर ये जनरली पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस से निकालना है कि वाई एक्सिस से निकालना है। कभी कभी एक्स एक्सिस से निकाल के आसान पड़ जाता है, कभी वाई एक्सिस से निकाल के आसान पड़ जाता है। तो वो प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कैसे करना है, ठीक है ना। आपको क्या है, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। आपको कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं हर 10-12 लेक्चर के बाद आपको यह बोलता रहूँगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट को ग्रिप करना है, ना कि क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, किसका रे, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। आपको रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालना है, ठीक है ना। कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों से निकाल लेते हैं। अपना क्या है, अपन को तो निकालने से मतलब, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, अच्छे से ग्रिप बनाते हैं, ठीक है। आपका ये क्या है, नॉर्मल सा एक्स एक्स डे माइनस वाई माइनस वाई, इतना समझे आप। ये नॉर्मल सा एक क्या करते हैं, वेक्टर हम बना लेते हैं। ये हमारा वेक्टर है, कौन सा है भाई, वेक्टर हमारा ए है ये, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड है ए। तो एक्स एक्स के साथ एंगल थीटा मान लेते हैं और वाई एक्सेस के साथ एंगल क्या मान लेते हैं, हम थीटा डैश मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सेस के साथ निकालो तो थीटा निकालना है और वाई एक्सेस के साथ निकालो तो क्या निकालोगे आप, थीटा डैश। जैसे थीटा प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है ना, थीटा प्राइम, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा आपका प्रोजेक्शन, दैट विल बी माई ए एक्स एंड दैट विल बी माई ए वाई। इज दैट क्लियर, दैट विल बी माई ए वाई। देयर शुडंट बी एनी इशू टू सॉल्व दिस वन। So what will be the magnitude of A here? The magnitude of A will be square root of a x square plus a y square. Actual में the length of this one is this. Is that clear? So अगर मैं बोलूँ आपसे कि एंगल निकालो साइन, कॉस और टेन की टर्म्स में, तो साइन की टर्म्स में कितना होगा, कहाँ से,
फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ भाई मैं। एक्स एक्सिस के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दैट इज योर एंगल। सो थीटा कैन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई मेरा, साइन इनवर्स कितना होगा मेरा, बोलो, ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डन फॉर दैट वन। फॉर व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ कॉस लिखोगे आप, कॉस थीटा कितना होगा आपका, कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए एक्स अपॉन दिस, और नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो ए एक्स अपॉन कितना होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डाइजेस्टेड। इन द टर्म्स ऑफ टेन, इन द टर्म्स ऑफ टेन, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझे आप? ये आपका क्या हो गया, थीटा किसके टर्म्स में आ गया, सॉरी एंगल किसकी टर्म्स में आ गया, थीटा की टर्म्स में या फ्रॉम एक्स एक्सिस। यू कैन इवेल्युएट दिस वन फ्रॉम द वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? कहाँ से निकालना चाहो आप, फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या करोगे भाई, साइन थीटा डैश बोल दूँ, तो जब साइन थीटा डैश लोगे आप तो ये विल हैव टू मेक द प्रोजेक्शन लाइक दिस। सो ये जो है आपका बेस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो होगा आपका ए एक्स अपॉन कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो थीटा डैश कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, साइन इनवर्स ए एक्स अपॉन कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डन। ऐसे कॉस की टर्म्स में निकालना है क्या, कॉस की टर्म्स में कितना होगा, वही कॉस इनवर्स, यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा वाई एक्सिस। तो ए वाई इस कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस, माफ़ करना, ए वाई स्क्वायर। और टेन की टर्म्स में निकालना है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई। Is that clear? Theta dash from y axis. So this is the way to evaluate the angle. Do you have any problem? I think there shouldn't be any problem to solve this one. Can we make a single question regarding to this? Yes, you can say. एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। उस न्यूमेरिकल को देखिए, ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ जिसका मैग्नीट्यूड कितना 6 है और यहाँ पर एक्स एक्सिस में 4 डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, 2 वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस में है, रिजल्टेंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस में। और ये एंगल वाई के साथ कितना भाई, वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि इसके बीच में एंगल निकालो, ठीक है ना। क्या निकालना है मेरे को, थीटा निकालना है, समझे ध्यान से। तो आर एक्स जो होगा एक्स एक्सिस में वो कितना होगा, 0 होगा। आर वाई जो है वो दिया नहीं, लेकिन कुछ एग्जिस्ट करता है, हमको उससे नाटक मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, सिर्फ थीटा निकालना। तो ज़रा सोचो ध्यान से, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? इफ़ आई वांट टू राइट, सो आई कैन राइट दैट वन इन द टर्म्स ऑफ 180 माइनस थीटा की टर्म्स में मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से एंगल नापना चाहता हूँ। कहाँ से नापना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस से। तो इस समय अगर मैं इसे कंपोनेंट में डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसे मैं लिख सकता हूँ 6 साइन 180 माइनस थीटा। अपन को इससे मतलब नहीं है, काम किससे, इससे। इज दैट क्लियर? तो ये पॉजिटिव की तरफ हो गया, ये नेगेटिव की तरफ हो गया। तो कितना होगा, आर एक्स जो होगा आपका नेट वो कितना होगा, 4 माइनस 6 कॉस कितना होगा भाई, 180 माइनस थीटा। समझे आपने क्या बोला मैंने, कॉस 180 माइनस थीटा, नो इशू। तो ये तो 0 है, आर एक्स तो 0 है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 6 कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा। तो माइनस सामने आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस 6 कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ज़रा इसमें, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/6, नेगेटिव भी आएगा तो 2/3। तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स -2/3। समझे, एकदम सिंपल सा क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है। आप इसे और दूसरी टर्म्स मेथड से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना हमारा सफिशिएंट है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर हम एंगल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कल और करेंगे और हम समझेंगे कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएँ
और नॉर्मल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगले लेक्चर में इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए।